नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर 4 जून की करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे इस महामारी के बीच। आज भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें डाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो ये सबसे पहला करंट अफेयर्स है। अभी महाराष्ट्र की सरकार ने एक कॉन्टेस्ट निकाली है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए। कॉन्टेस्ट का नाम रखा है कोविड फ्री विलेज। इसके अनुसार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 12 स्टैंडर्ड्स बनाई हैं। अगर कोई विलेज पंचायत इन 12 स्टैंडर्ड्स को मीट करता है तो ऐसे 3 विलेज पंचायत को अवार्ड किया जाएगा। जो पहला होगा उसको 50 लाख अवार्ड किया जाएगा, जो सेकंड होगा उसको 25 लाख और जो थर्ड होगा उसको 15 लाख अवार्ड किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी महाराष्ट्र की रिकवरी रेट कोरोना से लगभग 94.54% है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी व्हाट्सएप ने इंडिया के नए आईटी रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नए आईटी रूल्स बनाए थे उसके अनुसार हर ऐसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जिसके 50 लाख यूज़र्स हैं या फिर 50 लाख यूज़र्स से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनको 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू नए इंडियन आईटी रूल्स के हिसाब से था। एक ग्रीवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो व्हाट्सएप ने अपने ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया है, जो कि परेश बी लाल बने हैं। इन्होंने व्हाट्सएप ने इनका एक अगर कोई इनको कांटेक्ट करना चाहे ग्रीवेंस ऑफिसर को, तो इन्होंने एड्रेस भी दे दिया है, बंजारा हिल्स एंड हैदराबाद तेलंगाना। इनके थ्रू इसके थ्रू ये ग्रीवेंस ऑफिसर को, कोई भी ग्रीवेंस ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकता है। और आईटी रूल्स के हिसाब से जो ग्रीवेंस ऑफिसर बनेंगे उनको 24 आवर्स के अंदर जो भी कंप्लेंट्स उनके पास आएंगी उनको एड्रेस करना पड़ेगा। साथ साथ 15 डेज़ के अंदर जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनको सॉर्ट आउट कर डिस्पोज करना पड़ेगा 15 डेज़ के अंदर। ये हमारे नए आईटी रूल्स हैं। और भी है, इन डेप्थ जाएंगे। अगर बाकी सारे ऑफिसर्स नॉमिनेट अपॉइंट होते हैं तो फिर एक दिन जाएंगे, बताएंगे सारी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, मतलब इसके डिटेल्स को। व्हाट्सएप की बात हो रही है तो व्हाट्सएप बनी थी 2009 में। इसके अभी सीईओ है विल कैथकार्ट। इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। और ये आपको पता होगा, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक है। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। व्हाट्सएप के फाउंडर्स है जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। अभी 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स अपॉइंट हो गए हैं। आसाम राइफल्स के 21st डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो चुके हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर आसाम राइफल्स के 21st डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर जो हैं वो इससे पहले आसाम राइफल्स के इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं, साथ साथ एक कंपनी कमांडर भी रह चुके हैं। बात हो रही है आसाम राइफल्स की तो इनके बारे में तो बात करना बनता ही है। ये इंडिया के ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो ज़रूर बनता है। ये फाउंड हुई थी 1835 में। जब ये फाउंड हुई थी इसका नाम था कचार लिवाई। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त जो हमारे यहाँ पे थी उन्होंने इनका नामकरण किया था कचार लिवाई। इनकी तब कैपेसिटी थी 750 मैन, 750 लोग थे इसमें बस। और इसको बनाया गया था ब्रिटिश की जो उस वक्त पे टी एस्टेट्स थी और उनके जो खुद के सेटलमेंट्स थे उनको ट्राइबल रेट से बचाने के लिए इनका फाउंडेशन किया गया था आसाम राइफल्स की। तो यहाँ जान लेते हैं थोड़ी और डिटेल्स। यहाँ मैंने एक डेट गलत लिख दिया है, 1977 लिख दिया है, जबकि ये 1917 होगा, 1917। 1917 में आसाम राइफल्स का नाम जो कि कचार लिवाई था उसको चेंज करके आसाम राइफल्स रखा गया। क्यों रखा गया था? बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में आसाम राइफल्स ने ब्रिटिश की एक रेगुलर आर्मी थी, राइफल रेजिमेंट्स के साथ मिलकर ब्रिटेन को सपोर्ट किया था और ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो इसी कारण से ब्रिटेन ने इसको रिकग्नाइज़ किया और 1917 में कचार लिवाई का नाम आसाम राइफल्स रख दिया था। तो आसाम राइफल्स को हम सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। एट प्रेजेंट इसके 46 बटालियंस है। इसकी हेडक्वार्टर है लतकोर, शिलोंग, मेघालय में। इसका मोटो है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। तो आसाम राइफल्स, आसाम की बात हो रही है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर अभी है हेमंत बिस्व शर्मा
और गवर्नर है जगदीश मुखी जी। बढ़ते हैं आगे। अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने अपने नए बोर्ड ऑफ मेंबर को चुन लिया है, जो कि बने हैं अमूल के RS सोधी जी। RS सोधी जी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF ने अपने नए बोर्ड मेंबर के रूप में चुन लिया है। RS सोधी जी है कौन? ये बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अभी जो IDF है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कैरोलाइन एमंड। ये कब बना था? ये बनी थी 1903 में। इसके हेडक्वार्टर्स का है, इसके हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। बात हो रही है RS सोधी की, अमूल से रिलेटेड है, तो अमूल के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। अमूल बनी थी 19 दिसंबर 1946 में। इसके हेडक्वार्टर्स है आनंद, गुजरात में। इसके फाउंडर्स थे वर्गीस क्यूरियन और त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल। यहाँ पे एक नाम जो दिया गया है वर्गीस क्यूरियन, आप लोगों ने शायद ये नाम पहले भी सुना है। यस, हाँ, इनको फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। अमूल गुजरात में है, आनंद गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की अभी चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 1596 किलोमीटर्स, करीब करीब 992 माइल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में 33% रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया है। देखिए, इससे पहले भी बिहार की सरकार में गर्ल्स के लिए रिजर्वेशंस थी, बहुत सारी जगहों में थी, पर इसको थोड़ा अभी इंक्रीज़ कर दिया गया है। देख लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट दे दी है, इससे पहले भी थी। जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में इससे पहले रिजर्वेशन थी 30% महिलाओं के लिए, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थी 15%। उसी को बढ़ाकर अभी बिहार की गवर्नमेंट ने 33% कर दिया है। और देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स, पंचायत लेवल की जो प्राइमरी स्कूल्स है उनमें गर्ल्स की रिजर्वेशन है 50%। पंचायत लेवल की जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें रिजर्वेशन है 35%। पुलिस की नौकरियों में 35% है गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन। साथ साथ जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें 33% है। इसको छोड़कर भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, साइकिल देना। साथ साथ मैंने यहाँ पे और एक चीज़ इन्वॉल्व किया है कि बिहार में जो भी लड़की ग्रेजुएट होती है उसको 50,000 इंसेंटिव्स के रूप में गर्ल्स को दिया जाता है। तो बात हो रही बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के बारे में और एक चीज़ मैंने दे दी है, ऐड की है इधर, कि बिहार बंगाल से बाइफरकेट हुई थी 22 मार्च 1912 में। सिर्फ बिहार ही नहीं, उड़ीसा भी, बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी 22 मार्च 1912 में बंगाल से बाइफरकेट हुई थी, अलग हुई थी। और जब ये अलग हुई थी उसके बाद 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा के जो प्रोविंसेस हैं उनको अलग कर दिया गया था। बिहार एंड उड़ीसा के जो प्रोविंसेस हैं उनको अलग कर दिया गया था। आपको एक बात याद होगी कि उड़ीसा अपना फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को मनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में 3rd एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। 3rd एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है 2020-2021 का। बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये कैसे इवेल्युएट करता है? ये जो इंडेक्स बनाई गई है बेसिकली ये इवेल्युएट करती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की प्रोग्रेस को। किस आधार पर? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया के आधार पर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करती है। इसके 17 गोल्स हैं एंड 70 टारगेट्स हैं। देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन बनी थी और सेकेंड एडिशन की इंडेक्स जारी हुई थी, इसमें भी गोल्स अलग थे और टारगेट्स अलग थे। पहला जो SDG था, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो जारी हुआ था, उसमें 13 गोल्स को रखा गया था, ठीक है, और टारगेट्स भी अलग थे। ये बेसिकली क्या है, हमारे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपको याद होगा 2015 में हमारे यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया गया था। इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थी और 169 टारगेट्स थी। तो इसी को फुलफ़िल करने के लिए, इसी को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए इसके रैंकिंग्स को थोड़ा देख लेते हैं। स्टेट में सबसे टॉप पर है केरला, इसकी स्कोर है 75। सेकंड पर है तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, एक साथ दोनों, इसकी स्कोर है 74। और ताजुब की बात यह है, लोएस्ट में बिहार है, चलिए 52 है बिहार की, परंतु उड़ीसा भी है।
उड़ीसा है 61 स्कोर पर। ये मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ देखकर। बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने, 79 स्कोर है इसका, और सेकंड है दिल्ली, इसकी स्कोर है 68। चलिए बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी नीति आयोग की। आपको पता होगा नीति आयोग की फुल फॉर्म है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बनी थी 1 जनवरी 2015 में। एक्चुअली बनी क्या थी, ये रिप्लेस हुई थी। प्लानिंग कमीशन जो है हमारी, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया था। नाम चेंज कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 में। तो नीति आयोग बता दूं मैं आपको, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर इसको हम एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल सकते हैं। ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, ना ही इसको अमेंड करके पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड करके एक्ट बनाने के बाद लागू किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बात हो रही है नीति आयोग की। इसके चेयरमैन है नॉर्मली ऑलवेज होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। साथ साथ इसके वाइस चेयरमैन है राजीव जैन, और इसके CEO है अमिताभ कांत। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को 2021 को जारी किया है, रिलीज़ किया है, जिसके अनुसार इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, जिनमें से IISc बैंगलोर है, IIT रोपड़ है, IIT इंदौर है। इन सब की जो रैंक है वो डिटोरिएट हुई है। अगर आप देखें, IISc बैंगलोर की रैंक थी 37, अभी इस बार हुई है 37, 2020 में थी 36। IIT रोपड़ की रैंक इस बार है 55, पिछले बार थी 47। IIT इंदौर की रैंक है इस बार 78, पिछले बार थी 55। और सबसे अजीब लगा मुझे ये पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने जो लास्ट में दिया है आप देख रहे होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंक हर साल डाउनग्रेड ही हुई है बस। 2018 में ये थी 114, 2019 में थी ये 136, 2020 में ये बनी 149, और 2021 में इस साल 175। ये हर साल बस नीचे ही आती गई, पता नहीं क्यों। चलिए तो इसमें जो टॉप किया है, इस रैंकिंग में जिसने टॉप किया है वो है सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, और सेकंड आई है पेकिंग यूनिवर्सिटी, वो भी चाइना की। थर्ड देखना बनता नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया है। थर्ड रैंक आई है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की। तो ये जो रैंकिंग है, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIT मद्रास, और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं इस रैंकिंग में। वो मानते नहीं है इसको फेयर, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी 2 कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने 7 घंटे 19 मिनट 7 आवर्स 19 मिनट्स स्पेस वॉक करी है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर। ये दोनों रशियन हैं। इनका नाम है ओलेग नोवित्स्की और प्योटर डब्रोव। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकले थे। उनमें कुछ बैटरीज, ओल्ड बैटरीज थी, उनको रिप्लेस करने के लिए, और भी कुछ चीज़ें थी उनको रिप्लेस करने के लिए ये निकले थे बाहर। तो बात हो रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। मैं आपको बता दूं जो स्पेस एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व है वो है नासा, US की है, आपको पता है, रॉसकॉस्मॉस रशिया की है, JAXA JAXA, इसकी फुल फॉर्म है जापानीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की है। फिर आता है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की। फिर आता है CSA, ये कनाडा की है। ये पांचों एजेंसीज़ ISS में इन्वॉल्व हैं, स्पेस एजेंसीज़। तो ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1998 को। इसकी ऑर्बिटल पीरियड जो है 92.68 मिनट्स, और इसकी जो ऑर्बिट्स है एक दिन में टोटल ऑर्बिट्स जितने चक्कर लगाती है वो 15.49। चलिए आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारा अभी, जिसमें ये पांचों स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इसके 2 हिस्से हैं, 2 सेक्शंस है बेसिकली। एक है रशिया ऑर्बिटल सेगमेंट, एक है US ऑर्बिटल सेगमेंट। जो रशिया ऑर्बिटल सेगमेंट है वो रशिया के द्वारा चलाई जाती है, और जो US ऑर्बिटल सेगमेंट है उसको US और जो बाकी देश हैं वो मिलकर चलाते हैं, जैसे जापान, यूरोप, कनाडा, ये सब मिलकर उसको चलाते हैं। तो बात हो रही है रशिया की। रशिया के कॉस्मोनॉट थे वो ओलेग नोवित्स्की और प्योटर डब्रोव। इन्होंने 7 घंटे 19 मिनट स्पेस वॉक की है। तो रशिया की बात हो रही है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग। देखिए, हम तो मॉस्को मानते हैं, इंडिया मानती है मॉस्को है रशिया की कैपिटल, परंतु रशिया मानती है 18th सेंचुरी से इसकी कैपिटल पीटर्सबर्ग है।
इसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड फेमस व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मुशिस्तिन। जब रशिया की बात हो रही है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व की है रशिया की रेवोल्यूशन के बारे में, जो 1917 से 1923 तक चली थी। ये बेसिकली जो ज़ार निकोलास थे उस वक्त, ज़ार निकोलास II, जिसकी गवर्नमेंट उस वक्त चल रही थी, उसके अगेंस्ट दो ग्रुप्स ने, एक तो बोल्शेविक्स एक ग्रुप थी वहाँ की, और एक वहाँ के जो पीजेंट्स थे जिनको व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे, ये इन दोनों, इनके बीच हुआ था। बोल्शेविक्स और व्लादिमीर लेनिन ज़ार निकोलास के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर बैठे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विप्रो ने विप्रो, ये बहुत अच्छी खबर है, अभी इंडिया की 3rd IT फर्म बनी है विप्रो, जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को स्केल किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की 3rd IT फर्म बनी है। अगर मैं सारे कंपनीज़ को इन्वॉल्व करूँ तो इसमें इसकी रैंकिंग है 14। इंडिया की ये 14th कंपनी बनी है जो कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है, और IT फर्म में ये तीसरी है। तो अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14.05 ट्रिलियन। सेकेंड है TCS, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11.58 ट्रिलियन, और तीसरी है HDFC, इसकी 8.33 ट्रिलियन। बात हो रही है विप्रो की, इसके अभी चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, MD एंड CEO है थियरी डेलापोर्ट, और इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़ते हैं। अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग्स जारी की है, जिसमें इंडियन मेंस टीम 4थे रैंक पर है और इंडियन वुमेंस टीम 9th रैंक पर है। अगर मेंस टीम की रैंकिंग पूछें तो पहले नंबर पर है बेल्जियम, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया, थर्ड में नीदरलैंड्स। अगर वुमेंस की बात करें तो पहले पर है नीदरलैंड्स, सेकंड पर अर्जेंटीना, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। एक बात याद रखिएगा, 2019 में जो हॉकी प्रो लीग हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बेल्जियम को हराया था 3-2 से। ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी 2019 हॉकी प्रो लीग। FIH जो है, देखिए हम इसको बोलते तो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, परंतु इसकी एक फुल फॉर्म तो है फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। ये इसकी फुल फॉर्म है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। इसको हम लोग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी बोलते हैं। इसकी हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड। जैसे कि हमने इससे 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि इसके जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है नरेंद्र बत्रा, याद होगा आपको, 2024 तक वो लीड करेंगे। तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये फाउंड कब हुई थी? 1924 में। कहाँ? पेरिस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी 2 से 3 दिन पहले नरेंद्र बत्रा दोबारा री इलेक्ट हुए थे, उनको छोड़कर लिएंड्रो नेग्रे भी है। और इनके CEO जो है वो है थियरी वेल, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।